Yes, Miss. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 10 that is all about company audit and its auditors के रिगार्डिंग टू स्टार्ट किया था. एंड स्टार्टिंग की अगर हम बात करें सर, सेक्शन से हमारी डिस्कशन हुई कि 139 से लेकर 148 तक हम इस टॉपिक के अंदर चैप्टर 10 के अंदर क्या करेंगे, कवरेज करेंगे. एंड स्टार्टिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं 139 सबसेक्शन 1 से हमने स्टार्ट किया, थोड़ी सी रिवीजन पार्ट क्लियर. सो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आपने अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ जो प्रोफेशनल वहां पे स्टार्ट करा क्लियर, जिसमें आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स रीड आउट किए, एक मैनर रीड आउट किया कि कैसे कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा. सबसे पहले 3 बेसिक पॉइंट्स में हमने कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, जिसमें आपने पहला वर्ड क्या कहा, Q&E, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू बी कंसीडर्ड बाय किसके द्वारा सर, बोर्ड और मे बी ऑडिट कमेटी इन केस अगर आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी होती है. क्लियर कि सर वाइल अपॉइंटिंग द ऑडिटर आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कंसीडर करना चाहिए. नंबर 2 आपने पॉइंट क्या रीड आउट किया सर, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग उनकी कोई पेंडिंग सूट्स या कोई ऑर्डर उस प्रोफेशनल के अगेंस्ट क्या कोई मिसकंडक्ट प्रूवन हुआ है. क्लियर, ये भी एक बार जरूर कंसीडर करें बिफोर द अपॉइंटमेंट और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. क्लियर, यस. एंड द नेक्स्ट इज पॉइंट हमारा जो और था, थर्ड क्या था सर, बाकी कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो आपको एज में डीम फिट, जो आपको सही लगता है कि आप अपनी एक बार प्रॉपर वे से तसल्ली करें एंड आफ्टर दैट अपनी एक रिकमेंडेशन बनाएं कि कौन आपकी नजर से जो पर्सन है वो एलिजिबल है एंड किस पर्सन को अपॉइंट आप कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट हमारा आया सर, अब बात चली कि आपके यहाँ पे ऑडिट कमेटी बनती है या नहीं. अगर तो तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मेंबर्स को क्या करेंगे, नेम रिकमेंड करेंगे एंड मेंबर्स एजीएम में उसके ऊपर क्या करेंगे, अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे. क्लियर. बट सर अगर आपके यहाँ पे क्या बनती है, एजीएम बनती है, तो बेसिकली ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन, रिकमेंडेशन, सिलेक्शन करना किसकी ड्यूटी है, ऑडिट कमेटी की. ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी किसको, बोर्ड को. बोर्ड उसको क्या करेगा, कंसीडर. क्लियर. अब नाउ द हियर केस इज, बोर्ड अगर तो अग्री कर जाता है कि आपने जो रिकमेंडेशन भेजी, ऑडिट कमेटी ने जो हमें रिकमेंडेशन भेजी वो बिल्कुल सही है कि पर्सन हमारे ओर से बिल्कुल ओके है. क्लियर. देन वो नेक्स्ट आगे मेंबर्स को भेज देंगे, मेंबर्स आगे उसके ऊपर क्या कर देंगे, अप्रूवल. पॉइंट इज, अगर बोर्ड आपकी रिकमेंडेशन से अग्री नहीं करता एंड आपको रिकंसीडर करने के लिए भेज देता है कि नहीं, कुछ रीजंस साथ में लिखकर आपको रिकंसीडर करने के लिए भेज दिया, नाउ हियर कम्स 2 पॉइंट, 2 पॉइंट. अब या तो आप बोर्ड के कहने के मुताबिक जो रीजंस उन्होंने दिए आप अगर तो अग्री करते हैं तो अलग बात है. अगर आप अग्री नहीं करते और बोर्ड भी उस बात पे नहीं मान रहा, दैट मींस दोनों पर्सन अपने अपनी बात पे अड़ गए. क्लियर. ऑडिट कमेटी कहती जी हम तो यही पर्सन को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, यही फर्म को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे. बोर्ड कहता जी मैं तो मानता हूं, मैं तो डिसएग्री करता हूं कि तुम्हारा ये पर्सन एलिजिबल पर्सन नहीं है. एंड एट लास्ट आपने एक रीड आउट किया था, मेन पावर है किसके पास है, वो तो बोर्ड के पास है. देन बोर्ड क्या करेगा, अपने रीजंस रिकॉर्ड करके अपनी खुद की एक रिकमेंडेशन बना के मेंबर्स को क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा. ऑडिट कमेटी को पूछेंगे ही नहीं, छोड़ो पर. क्लियर. बट सर मैंने उनको दोबारा रिकंसीडर करने को भेजा था, ऑडिट कमेटी का जवाब आ गया नहीं, ओरिजिनल रिकमेंडेशन ही फाइनल रहेगी. ऑडिट कमेटी जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कहते चलो ठीक है भाई, अब तुम जब मान ही नहीं रहे, मैं मान जाता हूं, यही पर्सन को क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं. फिर तो प्रोसेस ही सिंपल हो गया. वही ओरिजिनल रिकमेंडेशन जो पहली बार ऑडिट कमेटी ने दी थी, सेम नेक्स्ट ऑन क्या कर दूंगा, मेंबर्स को पास ऑन कर दूंगा. क्लियर. आफ्टर दैट नया टॉपिक जो आपके पास आया था, दैट इज ऑल अबाउट सर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10. सर एक बात बताइए, जो ये आपका ऑडिटर है इसकी रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग तो बताओ. कल आपने एक चीज बताई थी कि सर इनको जो ऑफिस होल्ड करना है
फर्स्ट एजीएम के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होगी एंड टिल 6th एजीएम तक ये क्या रहेंगे, अपॉइंटेड रहेंगे एंड अपना ऑफिस होल्ड करके रखेंगे। तो क्या सर ये फिक्स टर्म पे हो गए क्या कि 5 साल ये काम करेंगे ही करेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर ईयर हर सब्सिक्वेंट एजीएम पे इनकी रिटायरमेंट की जाएगी एंड इनकी क्या की जाएगी, रीअपॉइंट। तो आपने पहला पॉइंट पढ़ा, यहां पे सर क्या कॉन्सेप्ट आया? सर एक बात बताओ, रीअपॉइंटिंग ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब क्या है? जो ऑडिटर को रिटायर किया उसको रीअपॉइंट कब करेंगे? सर वैसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कोई पर्सन काम अच्छा कर रहा है हम उसी को नेक्स्ट आगे क्या कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लेंगे। बट बाइंडिंग कोई नहीं है कि उसी को रखना है, या बाइंडिंग आपके लिए भी नहीं है कि आपको हमारी कंपनी का करना ही करना है। सर हमने कुछ केसेस पढ़े, क्या हम आपको जी रीअपॉइंट कर लेंगे अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आपने अट्रैक्ट नहीं करी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने अपनी कोई अनविलिंगनेस का नोटिस इन राइटिंग हमें प्रोवाइड नहीं करा, मैं आपको दोबारा रख लूंगा। एंड तीसरा, एजीएम के अंदर कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन इस बात का पास आउट नहीं हुआ कि तुम्हें नहीं रखना, तुम्हारी जगह किसी और को रखना है या किसी और को अपॉइंट करना है। जब ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं तो हम सर अल्टीमेटली रिटायरिंग ऑडिटर को ही क्या कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लेंगे एंड वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट रोटेशन का मेन हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। रोटेशन में आपने पॉइंट का रीड आउट किया कि सर पहली बात तो रोटेशन ईच एंड एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, देयर इज सम थ्रेशोल्ड्स। क्लियर? बट लिस्टेड कंपनी के ऊपर बिना किसी थ्रेशोल्ड पे कवर अप है। क्लियर? हल्का सा पॉइंट बताया था कि इंडिविजुअल के लिए जो टर्म होती है वो कितनी होती है, 5 इयर्स, एक टर्म, 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स। एंड फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स, दैट इज 10 इयर्स। एंड कंसेक्यूटिव इयर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये नहीं है कि सर ब्रेक दे दे के मैं अपने 10 साल पूरे करूंगा, कॉन्टिन्यूटी में आप अपने 10 साल पूरे कर सकते हैं। बट सर क्या 5 साल बाद आपको रीअपॉइंट किया जाएगा? नहीं। अगर आपकी कंपनी रोटेशन के अंदर एप्लीकेबल होती है कि तुम्हारे पे रोटेशन ऑडिटर्स की होनी चाहिए, एक ही ऑडिटर कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा, हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद, जैसे भी तुम्हारी फर्म या इंडिविजुअल है जो भी है, आपके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल होगी, you will not be eligible to be reappointed in the company after the expiry of your term. तुम्हारी टर्म खत्म हो चुकी ना, 5 साल बाद तुम इस कंपनी में अपॉइंट नहीं होगे, तुम्हारी जगह किसी और को रखा जाएगा। क्लियर? एक चीज सर, रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी, लिस्टेड कंपनी। एंड कल आपने एक पॉइंट यहां पे रीड आउट किया, सर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ और मोर, एंड प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ और मोर। और अगर इन 2 पॉइंट्स में आप फॉल नहीं करते बट आपकी पब्लिक बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड करते हैं 50 करोड़ और मोर, देन आपके ऊपर रोटेशन क्या होगी, एप्लीकेबल। एक रोटेशन तो ये है क्या कि आफ्टर योर टर्म, आफ्टर योर टर्म, टर्म मतलब 5 साल 10 साल। क्लियर? 5 साल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 10 साल इन केस ऑफ फर्म, आपको रोटेट किया जाएगा योर फर्म और यू विल नॉट बी रीअपॉइंटेड इन द फर्म। आप हमारी कंपनी में कंपनी ऑडिटर की पोस्ट पे नहीं आएंगे, तुम्हारी जगह किसी और को रखा जाएगा। पहली बात। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे लिस्टेड कंपनी में, एक और एडिशनल रोटेशन पता क्या होती है, इवन 10 साल भी तुम करोगे ना, 10 साल में भी एक ही सीए ऑडिट नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके हैं, हर बार आपका पार्टनर बदल बदल कर यहां पे क्या करेगा, ऑडिट करेगा। और अगर मेंबर्स ये चाहें तो ये रोटेशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो ये एक एडिशनल रोटेशन है टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, टू ब्रिंग मोर इंडिपेंडेंस इन द ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्ड वहां पे क्या किया गया, एनफोर्स किया गया। क्लियर? कल तक की पोजीशन हमारी ये थी। नेक्स्ट ऑन हम लोगों ने यहां से कंटिन्यू करना है। एनी डाउट्स पहले यहां तक बताइए। फर्म की टेन्योर होता है 10 हाँ। इयर्स का, तो हम वापस अगर वो कंसोलिडेट करें ऑडिटर, तो वापस ये पॉइंट नहीं कर सकते सेम ही फर्म को, लेकिन ऑडिटर फर्म तो 10 साल के लिए अपॉइंट हुई, तुम में से कोई भी करो, है तो सारे उसी फर्म के पार्टनर हो ना। अच्छा, उसको एक ही मैं कह रहा हूं जी, मान लो एक्स लिमिटेड ने मेरी फर्म को अपॉइंट कर लिया, दीपक आर गोयल एंड एसोसिएट्स, हम 3 पार्टनर हैं।
हम तीनों में से कोई भी ऑडिट करे, मेरी फर्म, स्टैंप तो फर्म की लगेगी, स्टैंप जो लगती है हमारी ऊपर तो फर्म का नाम लिखा होता है ना, मैं तो एज अ पार्टनर साइन कर रहा हूं, मेरी फर्म एलिजिबल ही कितने साल के लिए है, 10 साल, 10 साल से ज्यादा, अगर अगर रोटेशन एप्लीकेबल होगी तो, अगर रोटेशन एप्लीकेबल होगी तो, बट जिन पे रोटेशन एप्लीकेबल होती ही नहीं है, आप जितना मर्जी टाइम ऑडिट करो, हमें क्या दिक्कत, समझ गए ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि तुम कहो जी सर आपकी टर्म तो होती ही 5 साल की है या 10 साल की है, सर रोटेशन होगी तो आपके केस में ये कॉन्सेप्ट, नहीं तो अदरवाइज आपका कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा जब आप पे रोटेशन लगती ही नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके केस में कॉन्टिन्यूटी में एक ही सीए काम कर रहा है, क्योंकि उनके केस में कौन सा रोटेशन एप्लीकेबल है। क्लियर, पढ़िए नाउ द कॉन्सेप्ट इज मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो सर अब थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करें वन बाय वन कि मैनर ऑफ रोटेशन क्या होगा, कैसे ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल करवाया जाएगा। पढ़िए, इन केस the auditor is an individual. No individual shall be appointed or reappointed as auditor for more than one term of 5 consecutive years. पहला पॉइंट, one term of 5 consecutive years, लगातार 5 साल आप एक कंपनी को सर्व कर सकते हैं। दूसरा, an individual auditor who has completed his term, जिसने अपनी 5 साल लगातार ये अपनी टर्म क्या कर दी, कंप्लीट कर दी, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company। अरे उस कंपनी में, ये नहीं कह रहे 5 साल किसी कंपनी में काम मत करियो, उस कंपनी में अगले 5 साल तक तेरी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुई, जिसको मैं वर्ड बोलता हूं साइड पे लिख, 5 years कूलिंग पीरियड। 5 years, ये जो लिखा हुआ है ना, 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, दैट इज 5 years कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड सर, जिस दिन आपके वो 5 साल खत्म होंगे, जिस दिन आपकी टर्म कंप्लीट होगी, अगले 5 साल आप इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अब किसी और की बारी है, अब किसी और को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, बिकॉज आप अपनी टर्म क्या कर चुके, कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट इज, और वही सर अगर ये फर्म है तो फर्म के केस में आपने क्या पढ़ा था, 2 terms of 5 years। तो जिस दिन तेरी ये 2 terms कंप्लीट होंगी, 10 साल कंप्लीट होंगे, वहां से 5 साल के लिए, कूलिंग पीरियड तो 5 साल ही है, 5 साल के लिए आपको फ्रीज कर दिया जाएगा फॉर दैट कंपनी। यू विल नॉट बी रीअपॉइंटेड इन दैट कंपनी, ओनली इन दैट कंपनी। दुनिया भर का ऑडिट कर, किसी का ऑडिट कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उस कंपनी में तेरी रीअपॉइंटमेंट दोबारा नहीं होगी। पढ़िए, नो ऑडिट फर्म, no audit firm shall be appointed or reappointed as auditors for more than 2 terms of 5 consecutive years. Yes, an audit firm which has completed its 2 terms of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term। यहां पे भी लिख लीजिए 5 years कूलिंग पीरियड। बस अल्टीमेट याद रखना, कूलिंग पीरियड मतलब क्या है, जिस दिन तुम्हारी टर्म कंप्लीट हुई, मे बी 5 साल में भी 10 साल, इंडिविजुअल हो तो 5 साल, फर्म हो तो 10 साल, जिस दिन भी तुम्हारी टर्म कंप्लीट होगी वहां से 5 साल के लिए आप फ्रीज हो जाएंगे, कूलिंग पीरियड आपका चलेगा। इस दौरान, इस टाइम पीरियड दौरान आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा ऑडिटर कंपनी में क्या होगा, अपॉइंट होगा। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन, this is called as rotation। next is restriction on firm having common partner। yes, an audit firm having one or more common partner to another audit firm whose tenure has क्या हो चुका। बट सर आप ये समझ रहे हो, कॉमन पार्टनर्स, कॉमन पार्टनर्स, कॉमन पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे लेट इट बी, मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, ए बी एंड कंपनी, ये है बी एंड सी, मतलब बीसी एंड कंपनी। क्लियर, मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं बीसी एंड कंपनी। अब आपको यहाँ पे 2 प्रोफेशनल फर्म्स में क्या चीज दिख रही है, हु इज कॉमन पार्टनर, बी। ए एंड बी, ए बी जो फर्स्ट वाली है, ये एक्स लिमिटेड में अपने 5 साल क्या कर चुकी, कंप्लीट कर चुकी, कंप्लीट कर चुकी। इसको तो अपॉइंट करना नहीं, इसको तो क्लियर कट है कि तेरी टर्म तो क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी, अब तू जा। प्रपोजल किसका आया, रखने की बारी किसकी आई, कहते बी एंड सी, जो ये पर्सन है, जो बी एंड सी कंपनी है, क्या इसको तुम अपॉइंट कर सकते हो, नो, बिकॉज जो तुम्हारी फर्म जा रही है उसमें एक पार्टनर वो है जो नेक्स्ट ऑन प्रपोजल आ रहा है, वो कॉमन पार्टनर्स।
कमाल है सर, ऐसे तो तुम लोग आपस में फर्में बना बना के कभी काम किसी के पास जाने ना दो, फिर रोटेशन एप्लीकेबल कहां पे हुई बता। अगर कॉमन पार्टनर्स, ऐसे तो मैं एक कहीं लिमिट लिखी हुई है क्या, मैं जितनी मर्जी फर्म्स के अंदर पार्टनर हो सकता हूं, जितनी मर्जी, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे तो सर आप 10-10 15-15 फर्में बना लोगे, फिर तो आप ही किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी नाम से कंपनी का क्या करते रहोगे, ऑडिट करते रहोगे। नहीं नहीं सर, इवन जो आने वाली फर्म है ना, जिसको तुम अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। जो यहां से जा रहा है एंड जो आ रहा है, कोई भी पर्सन इनमें से कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड अगर कॉमन हुआ, ये तो गए, वो भी नहीं आने देंगे, वो भी नहीं आने देंगे। दोबारा पढ़ क्या लिखा हुआ है, एन ऑडिट फर्म, An audit firm having one or more common partner to the टू द अदर ऑडिट फर्म। अब यहां पे मिस्टर बी पहली फर्म में भी है, मिस्टर बी दूसरी फर्म में भी है। क्लियर सर। अब ये सर, ये जो हमारी फर्म है वुड नॉट बी एलिजिबल, क्लियर, वुड नॉट बी एलिजिबल ड्यू टू कॉमन पार्टनर, कॉमन पार्टनर बी। सर बी के कारण अब ये जो बीसी एंड कंपनी है, ये एक्स लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकती, एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, ड्यू टू सिर्फ एक वर्ड क्या, कॉमन पार्टनर होने के कारण। आगे, हाँ उसकी इंडिविजुअल फर्म हो, हमें क्या दिक्कत है, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आगे से आगे वो तो जब तुम डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ोगे ना, तो इतने मतलब माइंड उसने लगा के डिस्क्वालिफिकेशंस बनाई हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तेरा किसी भी पॉइंट से कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड इवन आउटगोइंग फर्म के साथ भी, अगर तेरा आउटगोइंग फर्म के साथ, जैसे अपन ये वर्ड तेरे पॉइंट आएगा कि सर अगर सी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तो सर चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, देन उसको अपॉइंट करने देंगे। बट अगर वो कॉमन कंट्रोल में है, कॉमन पार्टनर में है, कॉमन नेटवर्क में है, हम अलाउ नहीं करेंगे। हम तो ये कहते हैं जो अपना टाइम पूरा कर चुका और जो नया आएगा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर तो यार वही बात आ गई, फिर तो तुम लोग ही क्लाइंट संभाल रहे हो, फिर रोटेशन कहां से हुई बता। अगर मान ले ये बीसी एंड कंपनी के पास चला जाता है, वो तो अल्टीमेट उसी के अंडर तो चला गया, तुम आपस में सारे क्या हो, रिलेटेड तो हो। नहीं सर, हम नहीं करने देंगे। रिस्ट्रिक्शन है कि कॉमन पार्टनरशिप में अगर कोई पर्सन होगा, जो फर्म जा रही है एंड जिसको तुम आने की बात कर रहे हो, वुड नॉट बी एलिजिबल, हम नहीं रखेंगे। किसी और को पकड़ के लिया, उसको रख लेंगे, बट इस कंपनी को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि सर कॉमन पार्टनर्स है। आगे चलिए। अगर जॉब करते हैं, जैसे मैं डी कंपनी में जॉब करता हूं, हाँ फिर मेरी ट्रांसफर हो जाती है, बिल्कुल, तो भी नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आगे जाके आएगा। क्लियर कि मान लो आप जिस फर्म में थे, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करी, साइन करी, आने दो पॉइंट्स, कोई नहीं, वन बाय वन चलते हैं। नंबर 4 पॉइंट, टाइम पीरियड फॉर कंप्लायंस। time period for compliance for existing companies. Yes. Every company existing on the commencement of this act, which is required to comply with the provisions. अच्छा सर, ये रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट इस नए लॉ के अंदर लाया गया। नया लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013, इफेक्टिवली 2014 से ये प्रॉपरली चलाया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर, क्या एग्जिस्टिंग कंपनी, तुमने तो मिनट में कह दिया क्या कि रोटेशन अप्लाई करो, तुम्हारी लिमिट में आ गया, तो वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, मे बी तुम लिस्टेड थे, मे बी वो पेड अप शेयर कैपिटल वाला पॉइंट, तुम कवर हो गए। मतलब आज नए कंपनी लॉ ने तुम्हें क्या कहा, रोटेशन कल से एप्लीकेबल करवाओ। तो मजाक थोड़ी है कि कल से अप्लाई करवाओ, कुछ टाइम तो दो। कंप्लाई करवाने का प्रोविजंस को कुछ टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि सर हम तो चल रहे थे पुराने लॉ के अकॉर्डिंग, हमें थोड़ी पता था कि हमारे ऊपर रोटेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा। कहते सुनो, हम आपको देते हैं टाइम, कितना, पढ़िए, shall comply with these requirements within a period which shall not be later than the date of क्या, first AGM। पहली बात, ये जो तुम्हारी first AGM of the company held है ना, within the period specified under section 96, after 3 years from the date of commencement of this act। सिंपल सी बात सुन लो, समझ लो, प्यार से कह रहे हैं, 3 साल का टाइम दे रहा हूं, 3 साल के बाद जो भी तुम्हारी पहली AGM होगी, रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। 3 साल का टाइम दे दिया, जिसको वर्ड बोलते हो जेस्टेशन पीरियड। क्लियर, जेस्टेशन पीरियड दे दिया कि 3 साल कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी हो, पुराने के अकॉर्डिंग चल रहे थे, माफी,
कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल दिए, बट 3 साल के बाद जो भी तुम्हारी पहली एजीएम होगी उस पे तुम्हारा रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और ये क्यों दिया, क्यों दिया? क्योंकि सिंपल सी बात है सर, हो सकता है वो जो 5 साल या 10 साल जो भी तुम्हारी रीअपॉइंटमेंट हुई, अभी लेटेस्ट ही हुई थी, 2011 में ही हुई थी या 2012 में ही हुई थी, अभी तो सर हमने सीए रखा 5 साल के लिए, और आज तुम कह रहे हो जी रोटेट कर दो, रोटेशन एप्लीकेबल होगी। तो हमने 3 साल का आपको क्या दिया, टाइम दिया। 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी ये जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी मैनर है, रोटेशन आपके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल। एक चार्ट आएगा, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं आगे। पहले अंडरलाइन द वर्ड 3 years. Yes, next is simply speaking. Yes. The existing companies are required to comply with the provisions related to rotation of auditors on or before the date of AGM. To be held for the financial year 16-17 की। एक चीज देखो, आपको 3 साल दिए, 3 साल काउंट करना, 14-15, 15-16, 16-17। यार 1/4/14 से एप्लीकेबल हुआ था ना। 1/4/14 से अगर मैं बात करूं, तुमने मुझे 3 फाइनेंशियल ईयर दिए, तो 3 साल मतलब 14-15, 15-16 लिख लो साइड पे, यहाँ पे सारा कुछ मेरी तरफ ना देखो, इसको एक्सप्लेन किया करो मैक्सिमम। क्लियर? कि यहाँ पे ये बाद में पॉइंट्स यही याद नहीं आएंगे। 3 साल कौन से हुए, 14-15, 15-16 एंड 16-17। 16-17 की एजीएम कब होती है, नेक्स्ट ईयर में। एजीएम कब होती है, नेक्स्ट ईयर में। तो जो 16-17 की एजीएम होगी, 3 साल तेरे कंप्लीट हो चुके, 3 साल तुझे टाइम मैं दे चुका, अब कंप्लायंस करने क्या कर दो, शुरू कर दो। आगे पढ़ क्या लिखा हुआ है, एंड सच एजीएम, बिल्कुल 3+5 जो पहले चल रहे होंगे, क्योंकि 3 साल का आपको जेस्टेशन पीरियड तो भी दिया। आगे चलिए, सच एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन द टाइम लिमिट। और सर जो ये तुम्हारी एजीएम है ना, सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस विद इन द 6 मंथ, क्लियर, जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज लिखा हुआ ना देख, ऑन और बिफोर क्या, 30th September 2017। जो एजीएम्स होती हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, एजीएम जो होती हैं, एजीएम क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से विद इन 6 मंथ करवानी कंपल्शन। 31 मार्च से 6 महीने काउंट करना, काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। डेट कौन सी है, चेक कर, 30th September 2017 की एजीएम इस डेट से पहले पहले करवा के रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर क्या करवा लेना, एप्लीकेबल। 3 साल का टाइम दे दिया, बहुत होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे पढ़िए। हाँ जी बोलिए, कौन सा लिमिट्स वाला? बिल्कुल, आप एट प्रेजेंट, जब आपके ऊपर 1/4/14 को जब ये नया रूल बनाया गया, तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल कुछ तो होएगी, मे बी तुम लिस्टेड कंपनी हो, फिर तो कुछ भी चेक नहीं करना। और आज तुम्हें पता क्या कहा जा रहा है, रोटेशन करवाओ कल से। मैं कह रहा ऐसे थोड़ी हो जाएगी रोटेशन, हमें कुछ टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट तो अपॉइंटमेंट करी है, फिर उन ऑडिटर्स को निकाल दें क्या? कहते नहीं सर, 3 साल का टाइम देते हैं, 3 साल के अंदर आप अपनी कवरेज करें, जो भी है जैसे भी है। क्लियर? बट 3 साल के बाद टाइम नहीं देंगे। क्लियर? 3 साल के लिए माफ कर दिया, इसके बाद तो जो भी एट दिस डेट जब ये रूल पास आउट हुआ, जब ये लॉ लाया गया, आपकी कोई पेड अप शेयर कैपिटल तो होगी। तुम प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग? जो ऑलरेडी पुराने लॉ के अकॉर्डिंग तो बनी हुई थी। तो देखो सर, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग, नए एक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पे रोटेशन एप्लीकेबल होती है, तो हाँ थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने कंप्लायंसेस क्या करवाइए, सही करवाइए। क्लियर? Yes, next is right of removal. Right of removal or resignation not affected. हाँ, The right of the company to remove an auditor before expiry of 1 or 2 terms of 5 consecutive years shall not be. सर ये मेरे वाला पॉइंट जो मैं आपको कल नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका, अगर आपकी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो गई इन द फर्म, क्या सर ये आपके ऊपर बाइंडिंग है? क्या ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है कि आप ना आप निकल सकते हो, ना कंपनी आपको निकाल सकती है? सर भूल जाओ, आपको नंबर ऑफ टाइम कल ये बताया था कि एवरी ईयर आपकी रिटायरमेंट होगी, रीअपॉइंटमेंट होगी, रिटायरमेंट होगी, रीअपॉइंटमेंट होगी। क्लियर? ये मत समझना कि 5 साल के लिए उनके दामाद बन गए जी, फिक्स हो गया, आपका तो अपने को कोई चक्कर ही नहीं है, पैसे मिलेंगे मिलेंगे, फीस आएगी आएगी, जैसा मर्जी काम करो, वो तुझे निकाल भी सकते। पहले कह दिया राइट ऑफ रिमूवल नॉट इफेक्टेड। ये मत सोचना कि 5 साल के लिए रख लिया तो कंपनी तुझे निकाल नहीं सकती।
या तुम 5 साल से पहले या 10 साल से पहले रिजाइन नहीं कर सकते? सर दोनों राइट्स अवेलेबल। तुमने छोड़ के जाना है, तुम छोड़ के जाओ। कंपनी निकालना चाहती है, कंपनी भी निकाल सकती है, बट ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि 5 साल के लिए पक्के हो गए। पक्के वाला काम नहीं है। हर साल तुझे पक्का किया जाता है, हर साल तुझे रिटायर किया जाएगा, फिर रीअपॉइंट किया जाएगा। सो दैट ऑप्शन इज देयर। तूने छोड़ के जाना है, तू जा। मैंने निकालना है, मैं निकाल दूंगा। वो पढ़ा नहीं अभी जो भी आज करा अपन, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 एंड 10। उसमें क्या था, आप अगर अपनी अनविलिंगनेस लिख कर देंगे, नोटिस इन राइटिंग देंगे, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। कहां गए तेरे 5 साल, बता कहां गए तेरे 10 साल? कह तो रहा हूं सर, ये तो एक मैक्सिमम टेन्योर है कि अगर आप अच्छा खासा चलते हो तो मैक्सिमम इतना ही सर्व कर पाओगे। ये तो एक मैक्सिमम है, मिनिमम थोड़ी बोल रहा हूं कि इतने साल करना ही करना है। सर रिमूव करने का, रिजाइन करने का, दोनों के पास राइट अवेलेबल। ये कोई राइट इफेक्ट नहीं हुआ। आगे चलिए। The right of auditor. The right of the auditor to resign from the office of auditor before expiry of 1 or 2 terms of 5 consecutive years shall not be affected due to any provision contained in. यहां पे लिख टर्म ऑफ, लिखो टर्म ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, term of number of years is not binding on company as well as auditor. सर किसी पे कोई बंदिश नहीं है। कहीं आप माइंड में सोचकर बैठे हो कि सर आपको इतना टाइम तो काम करना पड़ेगा। दिस इज योर मैक्सिमम टेन्योर, जस्ट दैट। बट याद रखो, अभी तुम कच्चे बेसिस पे ही हो, पक्के बेसिस पे नहीं हो। हर साल वो जो तुझे रिटायर करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि ऑप्शन रहे कि हर साल एजीएम के अंदर तुझे रिटायर करेंगे। अगर काम अच्छा हुआ, बाकी मेंबर्स की कंप्लेंट नहीं है, तुझे ही दोबारा क्या कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लेंगे। और तूने छोड़ के जाना है, भाई साहब अपनी एक अनविलिंगनेस लिख कर दे दो, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। कोई बंदिश थोड़ी है कि 5 साल के लिए पक्के हो गए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। दोनों के पास ऑप्शन है, तेरे पास भी मेरे पास भी। आगे चलिए। स्ट्रिक्ट वो भी है, अगर बहुत ही तुम गलत एक्टिविटीज पे आ गए, ऑडिटर बिल्कुल ही गलत काम पे आ गया, या कुछ भी केस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नॉट ओनली कि ऑडिटर ही गलत करेगा। सर इवन बिफोर द टर्म भी निकाल सकता हूं, जबकि रिटायरमेंट रीअपॉइंटमेंट कहां पे होती है, एजीएम से पहले ही, बिटवीन 2 एजीएम। पिछली एजीएम में तो रखा था ना, मैं कह रहा हूं जी अगले एजीएम तक हम वेट नहीं कर सकते, इसको निकाल लो, हम नहीं वेट करेंगे। ठीक है सर, उसका थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है। उसके केस में सीजी तक बात जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तक। ऐसे थोड़ी प्रोफेशनल को निकाल दोगे, क्लियर? तो सीजी तक बात जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, उसकी फॉर्मेलिटीज होगी। सीजी इन द सेंस आरओसी, इन द सेंस आरडी। सीजी डायरेक्टली थोड़ी कम्युनिकेट करेगी, सीजी ने नेक्स्ट आगे ये अपनी पावर्स को क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। तो जो भी तुम्हारा कंसर्न पर्सन है वहां तक ये मैटर जाएगा। बट सर एक बात बता, अगर तुझे एजीएम पे उतारा जा रहा है, एजीएम पे, सब्सिक्वेंट एजीएम पे रिटायरमेंट के टाइम उतारा जा रहा है, क्या उस टाइम सीजी को बताने की जरूरत है? ये तो सर नॉर्मल राइट्स हैं, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी। बट इन बिटवीन, ड्यूरिंग द ईयर उतारा जा रहा है, बिटवीन 2 एजीएम उतारा जा रहा है, फिर ये मैटर थोड़ा कंसर्न है, फिर ये मैटर थोड़ा सीरियस है कि सर ऐसा भी क्या हुआ होगा कि मतलब कंपनी इन बिटवीन ऑडिटर की रिमूवल कर रही है, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना, देन मैटर सीजी तक जाएगा, नहीं अदरवाइज। अच्छा 5 साल बाद कंपनी तुम्हें निकाल रही है या रिटायर कर रही है, चलो निकालना वर्थ कहना, रिटायर कर रही है, क्या उस केस में किसी को कुछ बताने की या पूछने की जरूरत है? तेरी टर्म ही कंप्लीट हो चुकी, तेरी टर्म ही कंप्लीट हो चुकी। सर अलग अलग केसेस हैं, आपकी रिटायरमेंट कब हो रही है, क्लियर? आगे चलिए। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस may be imposed by members. ये आ गया अपने वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो अगर आप 5 साल भी करोगे या 10 साल भी आपकी फर्म करेगी, तो बदल के पार्टनर्स आने चाहिए। ठीक है, मेंबर्स का जैसा कहना। 10 साल बाद तो वैसे रोटेशन होएगी, 10 साल बाद तो रोटेशन एक्चुअली होती ही क्या है, वो 5 साल या 10 साल के बाद। ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो मेंबर्स कह रहे हैं। पढ़ो, मेंबर्स ऑफ द कंपनी may resolve to provide मे रिजॉल्व मतलब कर सकते हैं।
शायद नहीं। पहली बात तो लॉ में मे मींस शेल, मे मींस शेल, मे इंक्लूड शेल। क्लियर? यहां पे मैं वर्ड पूछ रहा हूं रिजॉल्व मतलब रेजोल्यूशन पास करना होगा इस बात का। क्लियर? रेजोल्यूशन पास हुए बिना आप ये काम नहीं कर सकते। मेंबर्स अगर रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने का मतलब रेजोल्यूशन पास करेंगे इस बात का। क्लियर? क्या? इन द ऑडिट फर्म, In the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved बिल्कुल by सर। the members. कि मान लो एक ऑडिट टीम, अब जो बड़ी फर्म्स होती हैं वहां पे सारे पार्टनर थोड़ी जाते हैं। अब जिनका ऑडिट मैं कर रहा हूं तो मैं ही देख रहा हूँ। क्लियर? बट सर आपकी कंपनी के मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम तो ये चाहते हैं, और 10 साल बाद तो तुम्हें वैसे ही रिटायर करेंगे, 10 साल बाद तो तुम्हारी वैसी रोटेशन है, हम तो ये चाह रहे हैं कि इवन 10 साल के अंदर, पहली बात ये फर्म पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअल पे नहीं होगा। इंडिविजुअल किसको पकड़ के लेके आए, वो बेचारा अकेला तो है। ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई होगा, जहां पे किसको अपॉइंट किया जाता है, फर्म को, क्योंकि फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, तो वहां पे मेंबर रिजॉल्व कर सकते हैं हर साल या इवन कुछ टर्म के बाद, जैसा भी वो बताएंगे। मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद, कि अब तुम्हारे इस पार्टनर ने हमारी कंपनी का 3 साल ऑडिट कर लिया ना, तुम्हारी इस टीम ने, अगले साल से ये टीम नहीं आएगी, दूसरा पार्टनर भेजो, दूसरी टीम भेजो। ठीक है सर, मेंबर्स की मर्जी। अगर मेंबर्स ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तुझे अपॉइंटमेंट करी किसने, बता, तेरे को अपॉइंट किसने करा, मेंबर्स। तो भाई साहब खुदा जो मर्जी कह सकता है। अगले को अपॉइंट किसने करा, मेंबर्स ने करा, तो मेंबर जो चाहते हैं करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़िए। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, अच्छा ये भी हो सकता है एक पार्टनर नहीं 2 पार्टनर आया करो। फर्जी, मैंने ऑडिट करवाना है यार, मेंबर मैं हूं, हम लोगों ने आपको अपॉइंट करा ना, आप थोड़ी बताओगे, हम बताएंगे कि ऑडिट कैसे करवाना है। मैं कह रहा हूं जी इतनी बड़ी कंपनी है, सिंगल पार्टनर कैसे ऑडिट कर रहे हैं, तुम्हारे कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है, मिनिमम 2 पार्टनर डेली आया करो यहाँ पे, आप लोग ऑडिट करो। ठीक है सर, मेंबर जैसा अपॉइंट करेंगे, हम अपनी फीस वैसे बढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। क्योंकि अपा जो बेसिकली प्रोफेशनल फीस लेते तो टाइम के अकॉर्डिंग है, आवर्स के अकॉर्डिंग है, विजिट्स के अकॉर्डिंग है, नंबर ऑफ पर्संस के अकॉर्डिंग है। तो जैसा कहोगे, वो कहता है पैसे का चक्कर ही नहीं है, मैं कहा बस कितने बंदे कहते उतने ले आएंगे यही तो है, आप जैसा कहोगे हम तो वैसा कर देंगे। तो सर ये भी हो सकता है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो कोई एडिशनल रेजोल्यूशन डालकर ऐसे भी काम आपसे करवा सकते हैं कि मोर देन 1 ऑडिटर काम करे। क्लियर? या बदल बदल कर पार्टनर, आपकी टीम बदल बदल कर काम करे। ठीक है सर, जैसा आप कहिए। नेक्स्ट इज रूल्स पढ़िए। हाँ जी, CG में by rules prescribe the manner of rotation of auditors. हाँ जी। Manner of rotation of auditors by the company or expiry of. अरे सर ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दोबारा फिर आ गया। रोटेशन का प्रोसीजर क्या होगा, पुराने को तो उतार दिया, 5 साल हो चुके थे, 10 साल हो चुके थे, अब उनका तो क्या स्टार्ट हो गया, कूलिंग पीरियड, वो तो अपॉइंट नहीं होंगे। अब दोबारा से कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट होगा, अपॉइंटमेंट, वो जो कल पढ़ा 139(1) के अकॉर्डिंग पढ़। इन केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, द प्रोसीजर शैल बी, सबसे पहले ऑडिट कमेटी किसको रिकमेंड करेगी, बोर्ड को, द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और द ऑडिट फर्म हु मे, क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। जब उसके 5 साल 10 साल खत्म हुए, उसके बाद कौन उसको टेक ओवर करेगा, कौन उसको रिप्लेस करेगा, ऑडिट कमेटी एक नेम क्या करेगी, रिकमेंड करेगी। नेक्स्ट इज The board shall consider the recommendation of the audit committee. बिल्कुल, एंड द बोर्ड शैल मेक इट्स ऑन रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन द एज। क्लियर? नेक्स्ट ऑन, आगे बढ़िए। In case the company is not required to constitute an audit committee, the procedure shall be as follows. सर डायरेक्टली बोर्ड इटसेल्फ डिसाइड करेगा एंड मेंबर्स को अप्रूवल के लिए रिकमेंड करेगा कि सर इस पर्सन को हमने क्या करना है, अपॉइंट। मोर और लेस हमारा सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले 139(1) के अंडर पढ़ चुके। यस प्लीज। इन केस ऑफ एम, यहां से मीन ये 3-4 पॉइंट्स। यस, इन केस of an auditor, whether an individual or audit firm, the period for which the individual or the audit firm has held office as auditor. Slow. Individual or the firm has held office as auditor prior to the commencement of this act, मतलब प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये एक्ट कब हुआ, 2014 स्टार्टिंग में ना। सर आपकी अपॉइंटमेंट तो पहले से हो रखी है, तुम गो जी वाह नमा एक्ट आया, आज से 5 साल दोबारा शुरू, आज से 10 साल दोबारा शुरू। भाई जी जो तुम्हारे पहले साल हो चुके ना, जितना टाइम तुम्हारा पहला हो चुका वो काउंट किया जाएगा।
क्लियर? वो काउंट किया जाएगा। ये मत कहना लो जी आज से नया रूल है, हमारे 5 साल नए शुरू, पुराना भूल जो हो गया, ना ना ना, वो भी बीच में काउंट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? shall be, underline the word, shall be taken into account for calculating the period of 5 years or 10 consecutive years मैक्सिमम। तुझे मैंने 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे ना, 3 साल, वो याद है ना? जेस्टेशन पीरियड एग्जिस्टिंग कंपनी में मैक्सिमम 5 + 3 8, अगर तेरे पूरे नहीं हुए। एक नीचे इलस्ट्रेशन देख रहे हो, चार्ट से बने होंगे, टेबल बने हुए, ये वो एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? तो याद रखना, कहीं तुम सोचो कि सर 1414 से नया लॉ आया है तो मतलब नए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें नए 5 साल मिले, हमें नई जिंदगी मिली, ना 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 भाई साहब, जो पहले जी चुके वो भी बीच में काउंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 years और 10 consecutive years। हुआ क्लियर? इसको लिख साइड पे। previous time period previous time period before this act भी काउंट किया जाएगा, हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? वो जो 3 साल रेजिस्ट्रेशन पीरियड है वो जरूरी तो नहीं है ना कि नहीं, उस केस में जरूरी नहीं, वो चार्ट आने दो नीचे, आपको वहीं से क्लियर करवाऊंगा कैसे वो 3 साल वो यूज करवा। क्लियर? अभी तक जितना जितना हो रहा है पहले आप वो समझो। अभी तक ये कहा कि जो तुम्हारे पुराना टाइम हो चुका, मान लो सिंपल सी बात, जैसे आपकी कब आया, 1414 को आया ना, तुम्हारी 2012 में ही अपॉइंटमेंट हुई थी, 3 साल तो 2 साल आपके हो चुके ना, तो सर 2 साल वो काउंट होंगे, 2 साल वो आपके क्या होंगे? काउंट होंगे। ऐसा मत समझना कि सर आपको कुछ, ये ना रिवर्स बेसिस पे चलेगा। जैसे एक मिनट, अब चलो नीचे पहले ये इलस्ट्रेशन पढ़ी लो, आपको 3 कॉलम गिवन है ईयर वाइज, ये वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो 3 साल का प्रोसेस आपका कैसे चलेगा। पढ़ना, पहले बॉक्स में पढ़ो जी, क्या है? Number of consecutive years for which an individual auditor has been functioning as auditor in the same company. has been functioning, क्या लिखा हुआ है? as auditor in the same company, clear? in the first AGM held after the commencement of this provision, clear? 5 years 4 years। एंड दूसरा कॉलम पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है? Maximum number of consecutive years for which he may be appointed in the same company. अब एक चीज बताओ, जिसको 5 साल हो चुके या 5th ईयर रनिंग था, जो भी था, 3 साल का टाइम दिया गया, तो 5 + 3 मैक्सिमम आपका टाइम कितना होगा? 8 years। आपको तो वैसे भी रिमूव करना था, वो तो चलो हमें नहीं पता था तुम्हें रिमूव करना है या नहीं, वो तो रोटेशन आज पता लगी है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें थोड़ी पता था। बट आगे, अब जिस कंपनी के अगेन मान लो जी 4 साल हो चुके, हैज बीन फंक्शनिंग, 4 साल हो चुके, वैसे तेरा लॉजिकली कितने साल रहते हैं? 1। वैसे लॉजिकली कितने रहते हैं? 1। बट जेस्टेशन पीरियड कितना था? तो सर 4 जो हो चुके, 3 मैक्सिमम, और तेरी अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होगी? 7। ये भी किस कारण हुई? क्योंकि ये एक्ट आने के कारण। एक चीज बता, जिसके 3 साल हो चुके, 3 हो चुके, लॉजिकली कितने पेंडिंग है? बट जेस्टेशन पीरियड कितना था? 3। तो सर 3 + 3 6। समझ आ रहा कौन सा? जिसके 2 हो चुके, लॉजिकली कितने थे, और वैसे भी जेस्टेशन पीरियड कितना है, तो सर कितने साल? 5। 3 + 2 2 हो चुके, 3 अब उसको तू जेस्टेशन मान ले या लॉजिकल पीरियड मान ले, हमें इतना पता तेरी तो वैसी 3 साल है। सर ये कॉन्सेप्ट पता कब आएंगे? ये जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड तुझे मिलेगा, ये कब मिलेगा? जब 3 या 3 साल से ज्यादा तुझे हो चुके थे। इस लॉ में, इस रोटेशन में, ये तो आज एप्लीकेबल हुआ ना, बट अगर तुझे पहले 3 या 3 साल से ज्यादा हो चुके, तेरा टाइम पीरियड देख 6 7 8 या उससे ऊपर जाए, चेक कर ले नीचे, देख ले। यहां तक ही बताया तुमने मुझे, जहां पे तुझे 3 साल हुए, 3 और मिले 6। जहां तुझे 4 साल हो चुके, 4 + 3 कितना हो गया? 7। जहां तुझे 5 साल ही हो चुके, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8।
तब ज्यादा मिला ना। अब एक बता, जिसको अभी हुआ ही कितना है, अब इसको एक्स्ट्रा 3 थोड़ी दूंगा, तेरे लॉजिकली पड़े कितने हैं 4, तो सर इसके अंदर ही कवर हो गया। 1 + 4 मैक्सिमम कितना 5। समझ गए ना ये चीज, मतलब समझ लो अच्छे से कि आपको ये टाइम पीरियड किस बेसिस पे दिया गया। और गुरुजी आपको अभी लेटेस्ट 2013 में तो अपॉइंट करा था, तेरी वैसे भी अपॉइंटमेंट कब तक जानी है, तेरी वैसे भी 5 साल के लिए ना, तेरी टेन्योर के अंदर अंदर ही वो एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड क्या हो चुका, खत्म हो चुका। एक्स्ट्रा थोड़ी देंगे, एक्स्ट्रा थोड़ी देंगे। तो 1 + 4 तेरे और पड़े लॉजिकली, चल चल सीधा ही जितना तेरा काम चल रहा है 5 साल के लिए काम कर, कोई एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। असली बेनिफिट तो ये लेगा पहले वाला, जिसके अभी 5 साल हुए थे, 3 और मिल गए, तो 5 + 3 कितना हो गया 8 साल। तो ये इस बेसिस पे। सेम केस अगर फर्म है, अगर फर्म अपॉइंटेड है तो इसमें वो 10 साल होते हैं ना। अब एक चीज बात, जिसके 10 साल फर्म के 2 टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर कंप्लीट हो गए हो, असली फायदा तो ये लेगा। 10 + 3 कितने हो गए, अब नीचे 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 ऐसे आते हैं। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इस केस में सर ये पॉइंट्स हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। ये सर इस बेसिस पे ये कॉलम्स बनाए हुए, नॉट टू बी लर्न, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस कि कैसे वो 3 साल का टाइम पीरियड आपका चल रहा है। एक टेबल समझ में आ गया तो नेक्स्ट तो दूसरा फर्म के पॉइंट्स आप ये समझो समझो। अब जैसे ये सिंपल सी बात है, 9 इयर्स हो चुके, 9 इयर्स आपके हो चुके, लॉजिकली कितना पेंडिंग है, बट सर तुमने वो 3 साल का टाइम दिया था, चल 3 साल कर ले काम, इसी के बीच में तेरा काम हो जाएगा। 9 + 3 कितना हो गया 12, तुम अपने आप रोटेशन में आ जाओगे। जिस पर्सन के मान लो जिस फर्म के 8 साल हो चुके, लॉजिकली कितने पेंडिंग है 2, कोई नहीं 3 साल, 8 + 3 मिलेंगे 3, मतलब बेनिफिट तो ये ले रहे हैं, बेनिफिट तो ये लोग ले रहे हैं। अब जिसके 7 साल हो चुके, हेयर स्टॉप, कैसे 7 साल तेरे हो चुके, लॉजिकली कितने पेंडिंग है, और वैसे भी टाइम हम कितना दे रहे हैं 3, ज्यादा नहीं मिलेंगे। 7 + 3 वही 3 साल पूरे कर, और अगले एजीएम से वो जो तेरी 16-17 की एजीएम होगी वो 30 सितंबर 2017 को तेरे पे रोटेशन एप्लीकेबल होगी, तुझे उतारा जाएगा। मैं कहूँ जी मेरा जेस्टेशन पीरियड कहाँ है, मेरे 3 साल कहाँ है, तो तेरे वैसे भी इस एक्ट आने के बाद, इस एक्ट आने के बाद तेरे वैसे भी कितने साल थे 3 साल थे, और 3 साल का ही उन्होंने मुझे क्या दिया था टाइम, तो किस बात का जेस्टेशन, किस बात का एक्स्ट्रा टाइम। और जो इनके बाद होंगे उनको तो वैसे नहीं सपने देखने को मिले, उनका तो वैसे टाइम पीरियड जितना भी। अच्छा देख ऊपर हेडिंग देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग क्या, इसी के अंदर है। ये जितने भी ईयर्स तुम पढ़ रहे हो ना, ये टोटल बेसिस पे गिवन है। अब जिनका तो देख ये मिल रहा है, एक बात बता, जिनको तो ये मिल रहे हैं ना, इसके केस में यहां तक ऊपर वाले केस में ये कौन सा पीरियड है, जेस्टेशन, जो फालतू का लेगा, मतलब इनके अंदर कुछ फालतू का है, कुछ उनके लॉजिकल है। यहां से जितने ये नीचे वाले हैं ये कौन है, लॉजिकल। सर 10 साल होते हैं, अब इनको कितने हुए, अब इस बंदे को जी 5 साल हुए तो नेचुरली 5 ही बचे। अब इस बंदे को, इस फर्म को 4 साल हुए तो इसके 6 साल ही बचे। ये सारे लॉजिकल वाले, क्लियर। तभी उसने हेडिंग ऊपर क्या दिया, इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट आगे ऊपर पढ़ो, कौन से पॉइंट पे थे अपन, 4th, यस। The incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such audit or audit firm is associated। associated मतलब क्या हुआ, रिलेटेड। सर अगर आपका कोई रिलेशन, अच्छा किसका, आने वाले का, इन जो आपका इनकमिंग ऑडिटर या इनकमिंग ऑडिट फर्म है ना, अगर उसका कोई भी एसोसिएशन, कोई भी रिलेशन विद किसके साथ हुआ, आउटगोइंग, जो जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है, क्लियर। और द ऑडिट फर्म अंडर दी, क्या लिखा हुआ है, सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म्स। सेम नेटवर्क भी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, जितने बिग 4 हैं, ये फर्म का नाम नहीं है, ये ब्रांड का नेम है। ईवाई, केपीएमजी इज बेसिकली ब्रांड नेम, दिस इज नॉट योर इज एक्चुअल नेम। एक्चुअल नेम तो ईवाई का जो फर्म का है, एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी, एसआर बाटली बॉय एंड एलएलपी, अलग अलग नाम है इनके। केपीएमजी में है बीएसआर एंड एसोसिएट्स, बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, ये इनके अलग अलग नाम है। तो सर एक बात बताओ, अब लेट इट बी, तुमने
ये ब्रांड नेम के अंदर दिस इज कॉमन नेटवर्क, दिस इज ब्रांड नेम। इसके अंदर तुमने 10 फर्में बना रखी हैं, लिटरली बना रखी है। कोई SR बाटली बॉय एंड कंपनी, कोई SR बाटली बॉय एंड LLP, पता नहीं किस किस नाम से। क्यों? जितने पार्टनर बनते जाएंगे फर्म में, जितने पार्टनर बनते जाएंगे ये फर्में अलग अलग बनाते जाएंगे, बट है तो कॉमन नेटवर्क के अंदर हो, है तो कॉमन ब्रांड नेम के अंदर हो ना सर। यू आर एसोसिएटेड, यू आर एसोसिएटेड विद अवर इनकमिंग ऑडिट फर्म, यू विल नॉट बी एलिजिबल। आपको एलिजिबल नहीं करेंगे बिकॉज यू आर कॉमन नेटवर्क के अंदर हो, कॉमन ब्रांड नेम के अंदर हो। हम तो कहते हैं जी जो जा रहा है और जो आ रहा है इनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, और तुम तो बैठे ही कॉमन नेटवर्क के अंदर हो, तो सर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, किसी दूसरे के पास। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे EY का तो नाम बड़ा रहने जो भी KPMG में लिख लेते हैं। जैसे इसके अंदर 2 लिख, एक लिख BSR एंड कंपनी, एक लिख BSR एंड एसोसिएट्स। ये मान लो जैसे तुमने 2 बना रखी है ना, तो इसको वर्ड बोलते हैं, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, यहां पे कलर चेंज करके कॉमन नेटवर्क, कॉमन नेटवर्क। ये सर मान लो ये आपकी थी आउटगोइंग, ये आपकी कौन थी? आउटगोइंग, एंड ये कौन थी? इनकमिंग। क्लियर? किसकी? एक्स लिमिटेड। वो तो चलो नाम लिख लो तो बात है। इनकमिंग ऑडिटर। क्लियर? ये आपके कौन थे? आउटगोइंग ऑडिटर। क्लियर? जितना इलैबोरेट करोगे ना, जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन करोगे स्टार्टिंग से ही, तभी हमारी स्पीड का भी फर्क होता है, क्योंकि सर स्पीड इज मैनेजेबल। क्लियर? स्पीड इज मैनेजेबल फेस टू फेस एंड नॉर्मली। हमारे छोटे सेशंस होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर मैं 2 पेज पढ़ के जा रहा हूं ना, कम से कम 2 की तसल्ली करके जाऊं, कि घर पे जाके, पहली बात ना हम लोगों को डबल डबल काम करने की आदत पड़ी हुई है, तो वही उल्टे दिमाग के। जब तुझे यहां पे प्रॉपर चीज पढ़ाई जा रही है, टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, क्यों आप डबल मेहनत पे विश्वास रखते हो? सिंगल टाइम में विश्वास क्यों रखते हो? कि पहली बार में करो सर, वाइंड अप करो, कंप्लीट। अपना बनिया दिमाग है वैसे भी, इतना टाइम कहां हमारे पास, खत्म करो सर फटाफट। इतना नहीं है, अभी इतना एक्सप्लेन कर दो कि नेक्स्ट टाइम जस्ट आपने स्क्रीनिंग कर दी। आप क्या करते हो? पहले सर हम सुनेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे, घर पे जाके मूड बनेगा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आदत पड़ी हुई है ना। एंड ये 1-2 दिन में ये वॉश आउट हो जाएगा। ये जो वर्डिंग चल रही है ना, कितना सुन पाओगे या कितने बैकअप्स आप इसके लगा पाओगे? सर इट्स नॉट सो इजी। ठीक है फैसिलिटी है, बट देखेगा तुम में से कोई भी नहीं। जिसने फेस टू फेस 1 टाइम लगा लिया, या रिवीजन के टाइम बहुत ही दिक्कत आएगी तो आप ये वीडियोस प्ले करोगे, नहीं अदरवाइज नहीं करोगे। सर इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं। अभी अगर टाइम मिल रहा है, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, किस बात की शर्म है? किसी से क्या देखना करना कंपैरिजन? तेरी बुक है, तूने पैसे दिए, तेरी पेंसिल है, लिख। क्यों घबरा रहे हो कि वो पता नहीं क्या लिखी जा रहा है, क्या नोट? तेरा क्या जा रहा है भाई? तेरा क्या जा रहा है? मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात है, मेरे को तो समझ नहीं आता, मेरे को तो समझ नहीं आता, मैं तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, छोटी सी छोटी बात भी लिखूंगा। अपने लिए लिख रहा हूं, तेरे लिए थोड़ी लिख रहा हूं। और बाद में कल को वही मेरे से सुन के देख लेना, अपने से सुन के देख लेना, फर्क तुझे पता लगेगा। क्यों? मैंने वो एक एक चीज वहां पे नोट कर ली थी, सारे ब्रीक 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 पॉइंट्स याद रहेंगे। अब तो हवा हवा के चक्कर में हाँ सब समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। बाद में जब सुनने बैठेंगे एक लाइन नहीं पूरी निकलेगी। क्यों? वो 1-2 पॉइंट याद रह जाएगा, बाकी सारे स्किप कर देंगे, सारे स्किप कर देंगे। अब तो सर ये बात मानो, एक पेज को मैं 1 घंटा क्या 2 घंटे भी लगा सकता हूँ, इतनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। बट तुझे वो इतनी एक्सप्लेनेशन याद रहेगी या नहीं रहेगी, दैट डिपेंड्स कि आप उसकी नोटिंग साइड बाय साइड कर रहे हो या नहीं। समझ गए ना? तो अब तो नेक्स्ट ऑन जितने भी टॉपिक्स हैं, मेरी तो कॉमन आदत है जो जो पॉइंट्स, इस बार तो मैं फिर भी पता नहीं बहुत कम लिखवा रहा हूँ। लास्ट टाइम अगर मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, ईच एंड एवरी वर्ड ट्रांसलेट करा हुआ है, एक एक वर्ड लिखवाया, लिख दोबारा लिख। या तो अब तुमसे वैसे ही चलना पड़ेगा कि खुद तो तुम लिखने नहीं वाले, बट यही नोटिंग सर आप लोगों की क्या आएगी, काम आएगी। इतना पता है, ये एग्जांपल पढ़ के ना KPMG वाले तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। हाँ सर, कॉमन पार्टनर, कॉमन नेटवर्क में अंडर लिखा करो, मैक्सिमम जितनी एक्सप्लेन कर सकते हो उतनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया करो।
नेक्स्ट आगे चल, आगे पढ़ो जी। A break in the term. अच्छा एक आगे बढ़ता, सेम नेटवर्क मींस, ये छोड़ गया, Same network includes the firms operating or functioning अंडर द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल। तो अब याद आया वर्ड सारे। नेक्स्ट इज अ ब्रेक इन द टर्म, A break in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. हाँ वो 5 साल का कूलिंग पीरियड पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी किसमें, जैसे सिस्टर कंपनीज होगी, हाँ वो भी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, उसमें भी नहीं हो पाओगे। वो जब डिस्क्वालिफिकेशन आएगी ना, मेरी कंपनी छोड़, मेरी आगे जो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जो नेक्स्ट आगे है ना, सब्सिडरी की भी होल्डिंग जो है ना, उसमें भी जा नहीं पाओगे। मतलब इनका तो ये सिस्टम है, दूर दूर तक भी ना कोई रिलेशन तेरा कंपनी के साथ निकले ना, क्योंकि ये चाहते हैं कि सर इंडिपेंडेंट पर्सन क्या करे, ऑडिट करे। नेक्स्ट आगे, इफ अ पार्टनर, If a partner ये आ गया तुम्हारा पॉइंट जो पूछ रहे थे एम्प्लॉय वाला, दोबारा पढ़। इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, जो एक ऐसी ऑडिट फर्म का इंचार्ज है, एंड ऑल्सो सर्टिफाइज द एफएस ऑफ द कंपनी, एक्स लिमिटेड है। अब लेट इट बी, जैसे एक केस, चलो एक बार पढ़ आगे, आगे पढ़ियो। रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म एंड ज्वाइंस अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सच अदर फर्म शैल ऑल्सो बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सर उसको भी नहीं। सर एक बात बताओ, यहां पे तुम्हारी ये मान लो लेट इट बी एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का ऑडिट एबीसी एंड कंपनी, क्लियर, जिसमें पार्टनर मिस्टर बी, जिसने सर इस एक्स लिमिटेड की एफएस को क्या करा, सर्टिफाई, क्या करा, सर्टिफाई करके रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड ज्वाइंस अनदर फर्म, क्लियर, कोई और फर्म को क्या कर लिया, ज्वाइन, जैसे लेट इट बी DEF, किसी और फर्म को ज्वाइन कर लिया। अब उस केस में कहते जी क्या ये फर्म DEF कंपनी, ये जो फर्म है, क्या एक्स लिमिटेड में वो अपॉइंट हो सकती है? नो, क्योंकि तुम्हारे में कोई एक पर्सन ऐसा है जो आउटगोइंग फर्म का पार्टनर था, एंड जिसने हमारी एफएस को क्या किए थे, साइन किए थे। अब दोबारा उसको कैसे अपॉइंट कर लेंगे, दोबारा उस फर्म को कैसे अपॉइंट कर लेंगे? सर नॉट एलिजिबल, हम नहीं रखेंगे आपको, एंड आपकी कोई एलिजिबिलिटी बनती भी नहीं है वैसे, समझे ना। तो आउटगोइंग एंड इनकमिंग का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। 3 वर्ड पढ़ चुके, पहला वर्ड कॉमन पार्टनर, दूसरा वर्ड कॉमन कंट्रोल, तीसरा वर्ड कॉमन इंप्लॉय कह सकते हो, या जो भी पर्सन, जैसे मान लो ये इनकी इंप्लॉय में चला गया दूसरी फर्म के, भाई तू ऐसा इंप्लॉय है जो हमारी आउटगोइंग फर्म थी ना, उसका पार्टनर था पहले, और हमारी एफएस को तूने क्या करा था, साइन करा था। सर इसको भी एलिजिबल नहीं करेंगे 5 साल के लिए, ये भी डिस्क्वालीफाई, ये एक्स लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर पाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट इज नॉट पॉसिबल एज पर लॉ। क्लियर, पढ़िए जी नेक्स्ट वन, हो गई जी कंप्लीट पॉइंट। कूलिंग पीरियड 5 years, अ ब्रेक इन द टर्म फॉर अ कंटिन्यूअस, 5 साल लगातार कहा था मैंने कि 5 साल लगातार आप इस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। मैंने ये कहा था कि 5 साल कूलिंग पीरियड जैसे मर्जी करो, साल छोड़ के, 5 साल लगातार ब्रेक है, 5 साल लगातार ब्रेक है, तो ये 5 years किसकी बात कर रहा है, कूलिंग पीरियड। क्लियर, कूलिंग पीरियड। हाँ जी, हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट? क्लियर, नेक्स्ट आगे देखना एक बार टॉपिक कौन सा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ऐसे करो, यहाँ पे तुम्हारे सामने ये 2 केस पड़े, मई 18 लेटेस्ट केस है, और एक नवंबर 18 का, ये दोनों केसेस अभी के अभी रीड आउट करो, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा, बट पहले ये 2 केसेस अभी सेल्फ फटाफट देखो जी। एंड इस बुक के लास्ट में आपको एमसीक्यूज गिवन होते हैं, जैसे चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो चुका, उससे पहले चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका, क्लियर। सो साथ एमसीक्यूज जरूर सॉल्व किया करें, एक ओवरलुकिंग हो जाती है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। एंड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का इस बुक में साथ गिवन है, कोई ड्रॉप नहीं करना, ईच एंड एवरी वर्ड इस बुक का आपने कवर अप करना है। इससे एडिशनल एक्स्ट्रा पार्ट जो मेरा रहेगा, जो कमिंग डेज के अंदर, चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका ना, मॉड्यूल में से एक बार उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 टाइम सारे देखेंगे, बट उससे पहले एक बार प्रॉपरली क्या करें, उसको रिवाइज करें, तभी क्वेश्चंस करने का फायदा होगा ना।
एंड ऐसे ही जब चैप्टर 10 कंप्लीट होगा देन इसके भी मॉड्यूल में से, आईसीआई मॉड्यूल में से सारे क्वेश्चंस वन टाइम देख लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता, हाफ एन आवर का सेशन होगा मैक्सिमम, क्लियर? क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमने तो क्वेश्चन पढ़ना है जी, आंसर थोड़ी पढ़ना है, आंसर तो पता है, मेन तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि सर क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है, किस प्रोविजन के ऊपर पूछा जा रहा है। क्लियर? करिए जी फटाफट।